बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। ये वीडियो आप सुबह देख रहे हैं, मंगल की सुबह 14 तारीख, और ये मेरा आपसे मंगल की सुबह 14 तारीख पहला इंटरेक्शन है। हर वीडियो में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अलग न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आप इस सपोर्ट को जारी रखे हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घंटी का बटन दबा दीजिए। आप चाहें तो इस नाचीज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा तेरी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे चेहरों पर एक मुस्कुराहट की वजह है। इमरान रियाज खान की एक वीडियो आई है, और ये जो वीडियो है ये हमारे लिए सिर्फ इमरान रियाज खान की, गो कि इसमें हमें बहुत छोटी सी वीडियो में छोटी सी झलक मिलती है, लेकिन बहुत खुशकुन वीडियो है, खुशखबरी जैसी वीडियो है। मैंने आपको पहले नहीं बताया था, मैं अब भी कुछ ज़्यादा मालूमात आपसे शेयर नहीं करूँगा, लेकिन अब की बार जब आपने देखा था कि मैं गाड़ी में बैठकर मैंने आपको बताया कि आई एम ऑन द गो, बार बार मैं आपसे कह रहा था, और बैकग्राउंड डिफरेंट था, वो मेरा बैकग्राउंड नहीं था। तो उसकी रीज़न ये थी कि मैं लाहौर में था और कुछ कामों के सिलसिले में था। तो मेरी फिर वहाँ पर तफसीली मुलाकात भी हुई, और उस तफसीली मुलाकात में बहुत कुछ डिस्कस हुआ। ये वो तमाम मालूमात हैं जो इमरान की अमानत हैं। इमरान जब चाहेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आपसे शेयर करेगा। ये उस तफसीली मुलाकात के नतीजे में मैं आपको बता सकता हूँ। तो जब मैं मिला तो ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें जो बहुत आराम से आपसे शेयर की जा सकती हैं वो ज़रूर बता दूं कि कुछ 6-7 घंटे की मुलाकात थी। इमरान बीच में 2 से 3 बार उठकर एक आध काम के सिलसिले में, किसी फ़ोन कॉल के सिलसिले में, नमाज के लिए उठकर जब वहाँ से गया है उस जगह जहाँ हम बैठे हुए थे, तो ही इज़ फाइन, हेल्दी माशाल्लाह, बहुत रिकवरी हो गई। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ही इज़ हैविंग गुड टाइम माशाल्लाह, अच्छी बात है। और जो इस इमरान रियाज खान का एक फार्म हाउस है, वहाँ पर प्राइवेट गुड अच्छा टाइम अपना वो इमरान रियाज खान स्पेंड कर रहा है। उसकी हेल्थ रिकवर हो चुकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी हद तक। जो इमरान रियाज खान जिस जुर्रत से आया है, वापसी उसकी हुई है। उस जुर्रत के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि एक ट्रॉमा है, जाहिर है, उससे निकलने में कुछ वक्त लगेगा, और इमरान रियाज खान उससे भी निकल आएगा। बल्कि 80% आई वुड से कि निकल आया है। बाकी जो हमने आपसे बार बार बात की लुकनत की, जो मौलाना तारिक जमील के साथ वाली वीडियो में भी हमने देखा था, उसके हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है। मैं और इमरान रियाज खान बैठे हुए थे। एक मौके पर इमरान ने एक गुफ्तगू करते हुए आयत का हवाला आया, और इमरान ने वो पूरी आयत पढ़ी, तो वहाँ कोई लुकनत नहीं थी। मैं एक लम्हे को अचानक मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। खुशगवार हैरत थी। मैंने हाथ आगे किया ताली के लिए। इमरान ने कहा, हाँ, जब मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ तो लुकनत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। तो इमरान की वीडियो आई है। उस वीडियो में हमने देखा है कि वो ड्राइव कर रहा है, और इमरान जो है वो जब ड्राइव कर रहा है तो बैकग्राउंड पे हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान सुना जा सकता है। और मिसेज़ इमरान रियाज खान ने, भाभी ने, उसको शेयर किया है। तो इमरान की रिकवरी बड़ी ज़बरदस्त है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसे मुकम्मल, जल्द, बेहतरीन वापस सेहतयाब करे, और वो दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ करे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इंशाअल्लाह वो करेगा। वो पाकिस्तान का सबसे बहादुर सहाफ़ी है, और वो पाकिस्तान में सहाफ़त में जुर्रत की अलामत है, और जुर्रत की ये अलामत पूरी तवानाई के साथ इंशाअल्लाह जल्द वापस आएगी। आमीन। अब इस वीडियो के दीगर मौज़ूआत की जानिब बढ़ें। सनम जावेद खान 4 घंटे कहीं गायब रही। ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। सनम जावेद खान को बार बार रिहा किया जाता है, बार बार गिरफ्तार किया जाता है। और ये सिर्फ सनम जावेद का मामला नहीं है, ये तैयबा शाह का मामला है, ये यास्मीन राशिद साहिबा का, दीगर ख़वातीन का, सभी का मामला है जो उनके साथ हो रही है। इनकी ज़मानत होती है, अगले केस में गिरफ्तारी होती है। सनम जावेद के केस में क्या हुआ है ये मैं आपको पहले बता दूं। सनम की दोस्त हैं अज़बा अब्दुल्ला। ये नौजवान जो है, जब मैं आप न्यूज़ में था तो प्रोडक्शन टीम में हमारे साथ थी। अज़बा ने सनम से दोस्ती है, इनकी सनम की बहन फलक से दोस्ती है, तैयबा राजा से दोस्ती है, तो ये लोग साथ होते हैं अक्सर अपनी एक्टिविटीज़ में। अज़बा ने एक ट्वीट किया और बताया कि सनम की छठी गिरफ्तारी के बाद सनम को जो जिस्मानी रिमांड दिया गया, सनम का जो जिस्मानी रिमांड दिया गया, उसका आज आखिरी दिन था तफ्तीश के लिए। आज सनम को अदालती अहकामात के मुताबिक लिटन रोड लेडी पुलिस स्टेशन लेकर आना था। अंकल आंटी वहाँ सुबह से जाकर बैठे हुए थे, और 12 बजे तक सनम को वहाँ नहीं लाया गया। वालदैन कोट लखपत गए तो वहाँ से पुलिस वैन सनम को लेकर निकल रही थी, और सनम के वालदैन ने वहीं से गाड़ी मोड़ी और पुलिस वैन के पीछे निकले कि वहीं लिटन रोड लेकर जा रहे हैं।
लेकिन इस सब में पुलिस वैन मिस हुई और जब 2 बजे के करीब वालिदैन वापस लिटन रोड पहुंचे तो वहां भी सनम को नहीं पहुंचाया गया था। उसके बाद तक सनम को वहां नहीं लाया गया था, लेकिन फिर कोट लखपत से पता चला कि सनम को वापस वहीं लेकर आ गए हैं। ये 4 घंटे सनम को कहाँ रखा गया? अदालती अहकामात के मुताबिक उसको लेडी पुलिस स्टेशन होना था, लेकिन गुलबर्ग स्टेशन, जमान पार्क, जायवकुआ और दीगर स्टेशन समेत पूरा लाहौर छान मारने के बावजूद सनम इस वक्त में कहीं नहीं मिली। अदालती अहकामात की धज्जियां यूं उड़ाई जा रही हैं। उसके वालिदैन किस अज़ियत का शिकार रहे, कौन मदावा करेगा, कौन जवाब देगा, वो कहाँ किस हाल में थी। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि 9 मई के जो अफराद गिरफ्तार हैं वो रिहा होते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, रिहा होते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं। इन अफराद ने, और इनमें से सब ने नहीं लेकिन इनमें से कुछ ने डेफिनेटली एक जुर्म किया है, बाकियों पर भी सभी पर इल्ज़ाम है। तो उस इल्ज़ाम के तहत होगा क्या? कानूनी पोजीशन यह है कि इन लोगों को अदालत के सामने लाया जाएगा और जो पुलिस ने अपनी तफ्तीश की है, फाइंडिंग्स हैं, उसका चालान पुलिस अदालत के सामने पेश करेगी और बताएगी कि हमें ये मिला है। अगर मजीद कुछ फाइंड आउट करना है तो वो बताएगी और फिर उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये एक अजीबो गरीब केस है जिसमें अब तक चालान पेश नहीं किया गया है। यहाँ कोई और अदालत होती, कोई और मुल्क होता, तो अब तक होता ये कि पुलिस वालों की इस वक्त अदालत धज्जियां उड़ा चुकी होती, लेकिन इस केस में हम ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रहे और यहाँ गिरफ्तारी रिहाई, गिरफ्तारी रिहाई, गिरफ्तारी रिहाई का एक साइकिल है, वो चले जा रहा है। जो गिरफ्तार हैं वो एक अजियत से गुजर रहे हैं, उनके प्यारे एक अजियत से गुजर रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे एक अजियत से गुजर रहे हैं। मैं आपसे बार बार अर्ज करता हूँ ना कि 9 मई के इस मामले में एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इमरान खान साहब, दीगर कायदीन, उन पर एक इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 2 फरीक़ें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका ये कहना है कि वो खुद भी 9 मई की मजम्मत करते हैं और उनका ये कहना है कि 9 मई की आज़ादाना तहकीक़ात की जाएँ, शफाफ, और उनके नतीजे में जो भी तय पाता है अदालत उस पर फैसला करे। मगर इस वक्त तक हम ये देख रहे हैं कि गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी हो रही है। आईजी साहब ने खुद कहा था कि जैसे जैसे चीज़ें सामने आती रहेंगी हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम अदालत को कोई भी यकीन दहानी कराने की पोजीशन में नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है ये ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही और ये सिलसिला चले जा रहा है। सनम के वालिद सहाफ़ियों से खुद राब्ते में होते हैं, मीडिया से राब्ते में होते हैं, इस मामले को देख रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि हमें अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा। काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनको चाहिए कि अब इस मामले को देखें, क्योंकि अगर किसी ने जुर्म किया है तो उस जुर्म की एक सज़ा है। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की एक सज़ा है, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की एक सज़ा है। उस सज़ा का अदालत फैसला कर दे ताकि जिनको सज़ा मिले या बरियत हो उनका मामला आगे बढ़े। जिनको सज़ा मिले वो अगर अपील में जाना चाहेंगे तो उससे अगली अदालत में अपील में जाएंगे, ये केस आगे बढ़ेगा। लेकिन हुकूमत ने इस केस को लटका कर रखा हुआ है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस केस को लटका कर रखा हुआ है। और अब हमारे यहाँ सहाफ़ी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इन तमाम लोगों को मुआफ़ी मांगना होगी, और मुआफ़ी मांगना होगी कहते हुए वो ये भूल जाते हैं कि इन सब पर इल्ज़ाम है। इस इल्ज़ाम के तहत इन लोगों को या तो सज़ा मिलेगी या ये बरी होंगे, लेकिन हमें इनमें से कोई भी चीज़ फाइनलाइज होती हुई नज़र नहीं आ रही, जो कि जाहिर है कि कानून के मुताबिक नहीं है। मगर ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है और नज़र ये आ रहा है कि ये इसी तरह से चलेगा, चलता रहेगा। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अब इसके बाद बुशरा बीबी का मामला। बुशरा बीबी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। यहाँ मेरे पास अहम तरीन खबर है, नैब की सिफारिश पर नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है। बुशरा बीबी को अब इसके बाद जाहिर है कि गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा था, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा को, दीगर बहनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। फैसल वाउडज जो हैं वो जो बार बार इस मामले में ख़बरें बताते हैं और वो ख़बरें ठीक होती हैं और लोग कहते हैं कि डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो फैसल वाउडा ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 औरतें मिलकर चला रही थीं। तो अगर वो औरतों पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं तो मैं उन 5 औरतों में बुशरा बीबी को फैसल वाउडा के मुताबिक कनेक्ट कर लूँगा, मैं अलीमा खान साहिबा को कनेक्ट कर लूँगा, मैं उनमें फ़रा गुज्जर को कनेक्ट कर लूँगा, फ़रत शहज़ादी साहिबा को। लेकिन उसके बाद मुझे इसमें क्या और ताने बाने मिलाने मेरी समझ में नहीं आता। फैसल वाउडा जो है वो मुमकिन है कि किसी और जगह कहीं किसी मौके पर बूट किसी टेबल पे रखें और रखकर हमें बता दें कि ये बाकी इसके कनेक्टेड डॉट्स हैं। अभी तक तो
یہ چیز کلیئر نہیں ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب کو ان کے وکیل نے بھی اور جیل حکام نے بھی، سورسز یہ بتاتے ہیں کہ یہ جب ان سے انٹریکشن ہوا ہے تو یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کی اہلیہ کو بھی، آپ کی ہمشیرہ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جو چاہتے ہیں کرنا کر لیں، اس سے آگے کیا ہے. یہ عمران خان صاحب کو توڑنے کی کوششوں میں سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ان کی اہلیہ گرفتار ہو جائیں، ان کی ہمشیرہ گرفتار ہو جائیں. اور عمران خان صاحب سے جو بھی ان کا خاندان کہتا ہے کہ بار بار ان کے سامنے چیزیں رکھی جا رہی ہیں، ان کو کچھ باتیں منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر وہ باتیں منوانے کی کوشش کی جائے تو شاید منوانے والوں کا یہ خیال ہوگا کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں عمران خان صاحب کو توڑا جا سکتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اس جگہ آ کر بھی کہ ان کی اہلیہ، ان کی ہمشیرہ گرفتار ہو جاتی ہیں اور نہیں ٹوٹتے، تو پھر یہاں سے آگے جو مرحلہ ہے وہ سب سے دلچسپ ہوگا. کیونکہ پھر عمران خان صاحب کو جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ منوانا چاہتے ہیں، وہ جو اس کے بعد بات کریں گے، وہ بات پھر منوانے والوں کی یا منوانے کی کوشش کرنے والوں کی شرائط پر نہیں ہوگی. پھر عمران خان صاحب چونکہ ان کی تمام ایفرٹس کے آگے گیو اپ نہ کرنے کے بعد بات کر رہے ہوں گے، تو پھر عمران خان صاحب کی شرائط پر بات ہوگی. یہ وہ مرحلہ ہے جو مسلم لیگ نون خوف کھاتی ہے کہ اگر آ گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کی شرائط پر مذاکرات ہوں گے تو پھر وہاں سے سچویشن بدلے گی. عمران خان صاحب کو اب تک جیل میں توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے ان کے مخالفین کی جانب سے، لیکن اس میں وہ ناکام رہے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں میڈیا بتاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو، اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے نا 5 اسٹار جیل جیسی فیسلٹیز، تو عمران خان صاحب کو جیل میں یہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی اتنا بڑا کمرہ مل گیا ہے. یعنی ہمارے دوست منصور علی خان نے کہا تھا کہ پھر یہ مت کہیے گا کہ جی وہ سویٹ ڈبل بیڈ اتنے سائز کا روم، پہرے کہتے ہیں تو سیل ہے اگر 8x10 کا بھی تو 4 پہرے ہیں، اور 4 پہروں کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا ایریا ہے. 4 اس طرف ہیں، 4 اس طرف ہیں، درمیان میں ان کی ایک چھوٹی سی راہداری ہے. تو یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں عمران خان کو رکھا گیا تو باقی کے پہرے خالی ہیں. ایک سائیڈ کا جو ایریا ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کھلا ہے. دیوار ایک توڑ دی گئی ہے، اور اس دیوار کے توڑے جانے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے وہ جگہ ذرا بڑی ہو گئی ہے، مگر وہ موت کی چکیوں والے پہرے ہیں اور اس جگہ عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے. اس کے سوا کوئی سچویشن نہیں ہے. تو یہاں سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر نکل آئے اس مرحلے سے تو پھر عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب کی شرائط پر بات ہوگی. وہ سب سے دلچسپ مرحلہ ہوگا جس کا ہمیں ابھی انتظار کرنا چاہیے. ماہرین کہتے ہیں کہ وہ مرحلہ آئے گا. اب آگے میں آخر میں آپ سرچ کروں کہ سینئر سیاستدان ہیں اور ہم ان کو ایک عرصے سے سیاست میں ایک دانشور کے طور پر دیکھ رہے ہیں. تاج حیدر صاحب پارلیمان میں بات کر رہے تھے، اور پارلیمان میں بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ انہیں بعد میں فون آیا، پہلے ان کی اہلیہ کو فون آیا کہ ان کے بھانجے کو صدر میں پریڈی کے تھانے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ گولڈ مائن جب وہ خود بھی بتا رہے تھے کہ اس تھانے کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر فون آیا کہ آپ کا بھانجا گرفتار ہے. تاج حیدر صاحب تک جب یہ کال گئی ان کی اہلیہ کے بعد تو انہوں نے کہا نام بتائیے، کیونکہ میرا جو بھانجا ہے وہ کوئی نوجوان بچہ نہیں ہے، وہ ایک پی ایچ ڈی ہے جو لمس میں پڑھاتا ہے. تو انہوں نے کہا گرفتار ہو گیا ہے زیادہ. پھر وہاں سے تاج حیدر صاحب کا کہنا ہے کہ بدتمیزی شروع کی گئی، زیادہ بکواس مت کرو، ٹر مت کر، چپ کر. اور انہوں نے کہا مجھے گالیاں دی گئیں، اور مجھ سے گالیوں میں، بدتمیزی میں جو باتیں کی گئیں وہ ناقابل بیان ہے. تاج حیدر صاحب جو ہے وہ انتہائی افسردہ دکھائی دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے چیک کیا اپنے بھانجے کو تو وہ لمز میں تھے، لاہور میں تھے، اور یہ کراچی میں صدر کا پریڈی کا تھانہ ہے، وہاں کی بات ہے. تاج حیدر صاحب نے یہ کہا کہ ان سے بدتمیزی بہت کی گئی، وہ ایوان میں اس معاملے کو اٹھانا چاہتے ہیں. یہ میں نے جب چیک کیا ہے تو صدر میں پریڈی کے تھانے سے نہیں ہوا، وہاں کے ایس ایچ او نے، انسپیکٹر نے یہ کام نہیں کیا. یہ وہی کام ہے جو کسی بھی پاکستانی کے ساتھ آج کل بار بار ہو رہا ہے کہ اسے کال آتی ہے، کئی بار کہا جاتا ہے کہ آپ کا فلاں عزیز گرفتار ہے، اس حال میں ہے یا اغوا ہے اور پیسے بھجوا دیجیے. تو اگر آپ تک ایسی کال آتی ہے تو آپ اس کو پہلے تو چیک کر لیجیے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اسی سے بات کر لیجیے، معاملہ کلیئر ہو جائے گا. یا پھر آپ کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہیک ہو گیا ہے، پیسے نکل گئے ہیں، اپنے ذرا کارڈ کے ڈیجٹس بتا دیجئے، بینک اکاؤنٹ کے لاسٹ نمبرز بتا دیجئے، سی وی وی نمبر کارڈ کی بیک پر بتا دیجئے. یہ سچویشن اتنی سیریس ہو گئی ہے کہ تاج حیدر ڈرانے والوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور ایک سینیٹر کو
ڈرانے کی کوشش کی, ایک سینئر سیاستدان کو ڈرانے کی کوشش کی ہے. کیا کر رہی ہے ہماری حکومت, کیا کر رہے ہیں ہمارے حکام؟ تو اس کا جواب ہے وہ ایک پارٹی اور اس سے وابستہ لوگوں کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں. اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاج حیدر صاحب جو ہے وہ ایوان میں کھڑے ہو کر یہ شکایت کر رہے تھے. حکومت کی ترجیحات ہمیں اندازہ ہے کہ کیا ہیں, وہ اسی طرح سے جاری ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.